2014 से लेके 2017 के बीच भारत के गृह मंत्री के पुत्र जय शाह की जो कंपनी है उसकी सेल्स में 16,000 गुना की बढ़ोतरी होती है। ये क्या है? जय शाह की जो कंपनी जिसका नाम टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी 2014-15 में सेल थी मात्र 50,000 रुपये और 2015-16 में वो बढ़ के हो जाती है 80 करोड़ 50 लाख रुपए। 50,000 से 80 करोड़ 50 लाख रुपए। ये क्या है? एक स्टडी हुई है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 11% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो वंशवाद की उत्पत्ति है। भले ही वो पीयूष गोयल हो, भले ही वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भले ही वो दुष्यंत सिंह हो वसुंधरा जी के पुत्र, भले ही वो वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं हो, भले ही वो यशोधरा राजे सिंधिया हो, भले ही वो पंकज सिंह हो, भले ही वो अनुराग ठाकुर हो, लिस्ट खत्म ही नहीं, भले ही वो किरण रिजिजू हो, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। पर वंशवाद आज देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके 11% सांसद आज संसद में इसलिए है क्योंकि उनके माता पिता दादा दादी के कारण, वो वंशवाद के कारण वहां संसद में बैठे हुए। उसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है? क्या मोदी जी ये ऐलान कर सकते थे आज लाल किले की प्राचीर से या अगली मन की बात से कि इन 11% लोगों को वो अगली बार टिकट नहीं देंगे? तो हम मानते उनकी बातों में कथनी और करनी में सच्चाई है। अन्यथा देश में सबसे ज्यादा वंशवाद का अगर कहीं पैठ है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने कहा कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है देश की, जिसको हटाना बहुत जरूरी है। 2015 से लेके 2019 के मध्य 38 आर्थिक अपराधी देश छोड़ के भाग जाते हैं। वो उनको कैसे पता चलता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है? कार्रवाई के एक दिन पहले वो हवाई जहाज लेते हैं और एंटीगुआ या कोई सुदूर समुद्री तट पे उनकी फोटोएं मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी, इन 38 आर्थिक अपराधियों की जो कुल रकम जो देश की लेके भागे हैं वो 40,000 करोड़ रुपया है। और अभी हाल ही में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे आर्थिक अपराधी और भगोड़ों की जो ड्यू था बैंकों का, उसका 68,600 करोड़ रुपया सरकारी बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया। क्यों किया? उसका जवाब दीजिए। और ऐसे कई उदाहरण है कि जब व्यक्ति, जैसे मैं आपको हेमंत बिश्व शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे तो वो करप्शन की मूर्ति थे। जैसे ही वो भाजपा के अंदर गए वो उनके सारे पाप धुल गए। जब वो कांग्रेस में थे तो वो चिट फंड घोटालों के भी दोषी थे, वो लुइस बर्जर केस के भी दोषी थे। जैसे ही भाजपा में गए वो सारे करप्शन से मुक्त हो गए। तो करप्शन की परिभाषा क्या है मोदी जी? क्या यही परिभाषा है करप्शन की कि आपसे, आपकी पार्टी से जो लोग संबंधित हैं वो कुछ भी कर ले वो करप्ट नहीं कहलाएंगे, पर विपक्षी दल भले कुछ भी नहीं करे तो भी वो करप्ट कहलाएंगे? क्योंकि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसएफआई हो, सारी जांच एजेंसियां चुनाव के पहले विपक्षी दलों के नेताओं पे के घरों पे, उनके रिश्तेदारों पे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे छापे मारती है। अभी एक में भी क्या चार्जशीट फाइल करी है इन जांच एजेंसियों ने? तो करप्शन की परिभाषा क्या है ये बताइए। और जो 2014 से 2017 के मध्य जय शाह ने अपनी सेल्स को 15,000 गुना बढ़ाया, वो क्या है? जो 38 आर्थिक भगोड़े देश का 40,000 करोड़ रुपया 2015 से 19 के मध्य लेके भाग गए, वो क्या है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के लोन्स को बैंक राइट ऑफ क्यों कर रही है? 10 लाख करोड़ का लोन पिछले 5 साल में राइट ऑफ किन किन का किया गया है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? रिस्पेक्ट की और सुरक्षा की भी बात करें, कैसे देखते हैं? मेरे 4 प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, किसी महिला को दीदी और दीदी बोलना क्या महिलाओं का रिस्पेक्ट होता है? क्या किसी महिला को कांग्रेस की विधवा बोलना, किसी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना, यह क्या महिलाओं का रिस्पेक्ट है? प्रधानमंत्री जी, किसी के लिए जर्सी गाय बोलना महिलाओं का रिस्पेक्ट है? ये सारे शब्द आपने बोले।
दूसरा प्रश्न प्रधानमंत्री जी कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो 33% महिलाओं का आरक्षण का बिल राज्यसभा में हमने पास करवाया और लोकसभा भंग हो गई, इसलिए वो लोकसभा में नहीं आ पाया। पिछले 8 सालों में आपने उस बिल को 1 इंच भी आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब दीजिए। तीसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में, वो 2017 से 22 के बीच 2 करोड़ 10 लाख से गिरा है। अर्थात 2017 से 2022 के मध्य 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं जो रोजगार में थी वो अब रोजगार से बाहर हो गई है। चौथी बात कि आज महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों से ज़्यादा और विशेषकर यंग महिलाओं में, जिनकी एज ग्रुप 29 साल से कम है, तो महिलाओं में बेरोजगारी जो है वो 31% है और पुरुषों में वो बेरोजगारी की दर 24% है। तो आप जो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, वो ना तो आपके पर्सनल एक्शन में रिफ्लेक्ट होती, ना आपके पॉलिसी के एक्शन में रिफ्लेक्ट होती। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों के ऊपर भी चर्चा की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो 2021 में एनएसएसओ का सर्वे आया उसमें यह बताया गया कि भारत का किसान प्रतिदिन किसानी से 27 रुपये कमाता है। एक किसान पर एवरेज जो कर्ज है वो 74,000 रुपये है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। यहाँ पे तो किसानों की आय जो पहले थी, अगर हम उसको रियल टर्म्स में देखें तो पहले की आय से कम हुई है। उनके ऊपर कर्ज बढ़ा है। तो आपकी योजनाएं किसानों के लिए नाकाफी है। आपने डबल की बात करी थी, या किसानों की आय कम हुई है। और डलवई कमेटी जो भारत सरकार के ने गठित की थी, उसके अनुसार किसानों की आय को 2022 तक डबल करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए थी 10.4%, जबकि एग्रीकल्चर ग्रोथ इस दौरान हुई है मात्र 1.7%। मतलब 10.4% से डबल होती, आपने किसानों की ग्रोथ करी 1.7%। तो किसानों की आय डबल कैसे होगी? सच्चाई ये है, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि एक किसान प्रतिदिन किसानी से 27 रुपये मात्र कमाता है। क्या प्रधानमंत्री जी, आप इनकी आय 54 रुपये करके क्या इसको डबल करना मानेंगे? और 54 भी नहीं कर पाए आपने तो जो पहले आए थे रियल टर्म्स में उसको भी नीचे गिरा दिया। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पदभार संभाला था तो एक स्कीम लेके आए थे मेक इन इंडिया, जिसका शेयर एक मैस्कट हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। कई लोगों को याद नहीं होगा, उस समय बड़े पैमाने पे हर चौक चौराहे पे उसके होर्डिंग्स लगाए गए थे। आज सच्चाई क्या है उस मेक इन इंडिया स्कीम की, जिसके तहत ये ध्येय था प्रधानमंत्री जी का और सरकार का कि 10 करोड़ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार मिलेगा। सच्चाई ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2014 में रोजगार युक्त लोग थे, आज उसके आधे रह गए। आपने कहा था 10 करोड़ नए जोड़ेंगे, और जो 2014 में थे आज उससे आधे रह गए। उसका मेक इन इंडिया का ध्येय ये था कि मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको 25% किया जाएगा 16 से। आज सच्चाई ये है कि आज भी वो 16% पर बना हुआ है। उसका ध्येय ये था कि मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है उसको 12 से 14% प्रति वर्ष की दर से हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाएंगे। सच्चाई ये है कि पिछले 8 सालों में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मात्र 6% हुई है। तो प्रधानमंत्री जी, स्कीम अनाउंस करने से आत्मनिर्भर 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 बोलने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। आत्मनिर्भरता की और काम करना पड़ता है। और पिछले 8 सालों में जो मेक इन इंडिया के तहत, मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ध्येय था, सच्चाई ये है कि जो 2014 में मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार युक्त थे उसके आधे रह गए। 25% जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का आपका ध्येय था, सच्चाई ये है कि आज भी वो 16% पर है। ध्येय ये था कि मैन्युफैक्चरिंग को अगले 8 वर्षों में आप ग्रो करेंगे 12 से 14%। सच्चाई ये है कि पिछले 8 वर्षों की जो एनुअल ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का वो 6%। तो किस तरह आप इस तरह के भ्रामक बातें लाल किले की प्राचीर से कर सकते हैं? मतलब इंडियन नेशन इन 25 इयर्स, कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को आप? देखिए, पिछले 8 वर्षों की मैंने कुछ रैंकिंग्स का संग्रहण किया है।
2014 में हंगर इंडेक्स में हम 55वें नंबर पे थे, आज हम 101वें नंबर पे। यानी भूखमरी में हम 2014 में 55वें नंबर पे थे, आज 101वें नंबर पे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस 2014 में हम 140वें नंबर पे थे, आज 150वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में 2014 में 114वें नंबर पे थे, आज 140वें नंबर पे है। रूल ऑफ लॉ में 2014 में हम 35वें नंबर पे थे, आज 79वें नंबर पे है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 2014 में हम 102वें नंबर पे थे, आज 115वें नंबर पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, उसमें हम 2014 में 27वें नंबर पे थे, आज 46वें नंबर पे हो गए। बापू के देश को आज लोकतंत्र का पाठ दूसरे मुल्कों के लोग पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस पे गौर करिएगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में हम 69वें नंबर पे थे 2014 में, आज 71वें नंबर पे। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी 2020 में रैंकिंग थी 131वीं, और जो 10% जो टॉप पॉपुलेशन है उसके पास 2014 में देश की 63.9% जो वेल्थ थी, आज उसी 10% टॉप पॉपुलेशन के पास लगभग 65% वेल्थ जा चुकी है। इनकम इनइक्वलिटी बढ़ी है, देश में हंगर भुखमरी बढ़ी है, प्रेस की फ्रीडम कम हुई है, लोकतंत्र की रैंकिंग में गिरावट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हम नीचे गिरे हैं। और प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, पर उसके लिए ठोस नीति और ठोस नियत की जरूरत है। उसके लिए रोज नई नई स्कीम्स लाके जो हेडलाइन मैनेजमेंट से वो काम नहीं होगा, उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। उसके लिए एक विजन की जरूरत है, एक नीति नियत और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो देश को उस तरफ ले जा सके। हम बढ़ाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हम नहीं बढ़ाएंगे। अगले 25 वर्षों में हम भारत को विकसित राष्ट्र करेंगे, पर पिछले 8 वर्षों में तो हर पैमाने पर, भले ही वो भुखमरी का हो, भले ही वो सोशल इंडिकेटर्स हो, भले ही वो प्रेस की फ्रीडम हो, भले ही वो लोकतंत्र की रैंकिंग हो, हम नीचे गिरे हैं। प्रधानमंत्री जी इस और ध्यान दीजिए। सोनिया गांधी एक्यूजेस सेंटर फॉर बिलिटलिंग सैक्रिफाइस फॉर फ्रीडम फाइटर, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए प्रधानमंत्री जी, आज मैं आप ही के पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां आपको याद दिलाना चाहता हूं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने, पंडित नेहरू ने अपने जीवन के 10 साल जेलों में बिताए भारत की आजादी के लिए, आप और आपकी पार्टी की सरकारें उनको आज 15 अगस्त के जो आप अखबारों में इश्तिहार दे रहे हो, उसमें आपने उनकी फोटो नहीं लगाई। आपको क्या लगता है उनकी फोटो नहीं लगाने से पंडित नेहरू का भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूशन को आप कम कर सकते हो? इंदिरा जी के कंट्रीब्यूशन, राजीव जी के कंट्रीब्यूशन, नरसिम्हा राव जी के कंट्रीब्यूशन, लाल बहादुर शास्त्री जी के कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कंट्रीब्यूशन को क्या आप कम कर सकते हो? नहीं। छोटे मन से, पुनः दोहराता हूं, और ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी वही व्यक्ति है जिन्होंने आपको राजधर्म याद दिलाया था गुजरात के दंगों के समय। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए आप उस व्यक्ति को अगर आप जितना इग्नोर करोगे, पंडित नेहरू उतने ही विशाल बनते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत की, स्वतंत्र भारत की, विज्ञान आधारित भारत की, रीजन आधारित भारत की, सेकुलर भारत की, लिबरल भारत की नींव रखी थी। और उसी नींव के कारण आज ये स्थिति है कि दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। हमारे बच्चे, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर आज दुनिया में डंका बुला रहे हैं, तो वो उसी मंदिरों के कारण है जिसकी नींव पंडित नेहरू ने IITs और IIMs के द्वारा रखी थी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी याद दिला रहा हूं क्योंकि वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं है, अन्यथा वो आज पुनः आपको ये बात याद दिलाते। सर वहीं पे मेरा आप ने एक इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने ऐलान किया है 10 लाख जॉब का, वहीं पे डिप्टी सीएम ने कहा है कि आगे जाके 20 लाख भी हो जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमने वादा किया उससे पीछे नहीं हटे। शपथ लेने के 2 दिन बाद हम में हिम्मत है, हम में साहस है कि हमने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम ये करेंगे।
जो लोग जज्बा लेके निकलते हैं, जिनकी नीयत और नीति ठीक होती है, वो हर काम कर गुजरते हैं। हमारी 2004 से 14 तक नीति और नीयत ठीक थी तो भारत की एवरेज जो जीडीपी विकास दर थी वो 6.5% पर थी। तो सही नीति और सही नीयत से अगर काम किया जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं होगा। कल अखबारों में क्या छपे, अगर सिर्फ इस पे सोच के काम किया जाएगा तो काम नहीं होगा। ठोस नीति, ठोस नीयत। ऐसा नहीं कि आज मेक इन इंडिया चालू कर दो, 10 दिन बाद स्किल इंडिया, उसके 10 दिन बाद स्टैंड अप इंडिया, उसके 10 दिन बाद बुलेट ट्रेन, उसके 10 दिन बाद 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, उसके 10 दिन बाद 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित किए जाएंगे, उसके बाद नमामि गंगे, उसके बाद स्मार्ट शहर, अनगिनत योजनाएं। आज उन योजनाओं का नाम लेने से भी प्रधानमंत्री जी परहेज करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ स्मार्ट शहर योजना का, क्या हुआ स्टैंड अप इंडिया योजना का, क्या हुआ मेक इन इंडिया योजना का? देश आज इन सवालों के उत्तर आपसे उम्मीद कर रहा था, पर आपने पुनः एक बार लाल किले के प्राचीर से एक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ के रूप में भाषण दिया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भाषण नहीं दिया। आपने कोशिश की उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को कम करा जाए जिन्होंने अपना खून इस देश की अखंडता और एकता के लिए बहा दिया, पर आपके नाम नहीं लेने से उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी, वो और ज्यादा विशाल बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।